गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनआरआई स्टडी जीके। आज है 21 मई 2021। 21 मई 2021 को करंट अफेयर के 10 बिंदुओं के साथ साथ हम लोग आज स्टैटिक जीके में हार्ट के बारे में जानकारी लेंगे, जो हमारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आता जरूर है। साइंस से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन केवल जीव विज्ञान से होता है। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री से, और उसके बाद होता है भौतिक विज्ञान से आपके 5 से 7 क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जीव विज्ञान से। इसीलिए हमने आज हार्ट का पार्ट उठाया है। उसके साथ साथ हम लोग अन्य स्टैटिक जीके के पार्ट पे ध्यान देंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, उसको पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने विधान परिषद को मंजूरी दी है, यहाँ की सीएम हैं। तो पहली बात तो कहाँ पर विधान परिषद को मंजूरी दी गई है? पश्चिम बंगाल में। तो क्या इससे पहले भी वहां पर विधान परिषद थी? हाँ, 1952 में। ठीक है, 1952 में यहाँ पर विधान परिषद होती थी। ठीक है, 1952 में यहाँ पर विधान परिषद होती थी, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। 1960 के आसपास इसको समाप्त कर दिया गया, जिसको अब फिर से वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर मंजूरी दी गई है? पश्चिम बंगाल में। इसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अच्छे, ये जो विधान परिषद है ये कहाँ पर सर्वाधिक है? विधान परिषद की सीटें सर्वाधिक कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान करिएगा, सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। ये पारित कहाँ पे हो गया? संसद में गया। संसद में पारित होना चाहिए साधारण बहुमत से। कैसे? साधारण बहुमत से। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने विधान परिषद को मंजूरी दी है, यहाँ की सीएम है। तो यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी, जो हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की सीएम बन गई हैं। आइए बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। ऑप्शन बी, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? पुडुचेरी के। कहाँ के? पुडुचेरी के। और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कहाँ के बने हैं? असम के। ठीक है, तो असम के हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा, एन रंगास्वामी, पुडुचेरी। ठीक है, उसके बाद एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु। आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, क्या नामकरण ओमान ने किया है? आप लोग न्यूज़ों पर देख रहे हैं, पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि तौकाते तूफान हाल ही में बहुत ही ज़्यादा तबाही लेकर आया। केरल से भारत में एंट्री किया है, और ये महाराष्ट्र, गुजरात के साथ साथ अब यूपी में भी इसने दस्तक दे दी है। तो आइए चलते हैं इसी के साथ हम लोग। आज कौन सा तूफान आ गया है? ओमान ने तो नामकरण कर दिया, एक नया तूफान आने वाला है। तो तूफान आता कैसे? निम्न दाब के केंद्र से। किससे? मान लीजिए कोई केंद्र है, ये बन रहा है निम्न दाब का केंद्र, यहां से चक्रवात के रूप में यह उठता है। ठीक है, और यह काफी तबाही लेकर आता है। जैसे कि सन 2020 में आया था अम्फान तूफान, जिसने काफी तबाही मचाई थी। अम्फान तूफान ने काफी तबाही मचाई थी। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा तूफान ओमान ने नामकरण किया है। तो जो कहां पर आया ये जो तूफान आ रहा है, चक्रवात, ये कहां पर आ रहा है? बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। बंगाल की खाड़ी से इसकी स्थिति देखी जा रही है कि अब एक नया चक्रवात आएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए निसर्ग, ऑप्शन बी अम्फान, ऑप्शन सी यस, और ऑप्शन डी तौकाते। इसका नाम क्या है? यस। यस नाम का जो तूफान है, ये काफी तबाही लेकर आने वाला है, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इसका विलक्षण जो अम्फान तूफान के जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं, आप बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। निसर्ग कहां पर आया था? निसर्ग कहां पर आया था? निसर्ग तूफान कहां पर आया था? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने कर दिया। ओमान ने कर दिया है यस चक्रवात का। और अम्फान तूफान ये कहां पर आया था? ये अभी बंगाल की खाड़ी में आया था। कहां पर?
बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आ गया। इसका नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। कहा किसने? थाईलैंड ने। बंगाल की खाड़ी में 2020 में कौन सा तूफान आया? अम्फान। इसका नामकरण थाईलैंड ने। और 2021 का पहला बंगाल की खाड़ी का तूफान यस आ रहा है, जिसका नामकरण ओमान ने किया है। और तौकाते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने, ठीक है, म्यांमार ने, ठीक है, म्यांमार। आइए चलते हैं दोस्तों इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने कौन सा लॉन्च किया है? हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ताइवान फर्स्ट, ऑप्शन बी महासागर महारानी उपग्रह, ऑप्शन सी होप और ऑप्शन डी लॉन्ग मार्च 5B उपग्रह, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लॉन्च किया है? महासागर महारानी उपग्रह, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह तो हो गया। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? यह अंतरिक्ष से पृथ्वी की चीन अपने क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो बाकी ऑप्शनों को अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग तो इससे काम चलेगा नहीं। ऑप्शन सी होप मिशन। होप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? होप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंगल ग्रह पे भेजने के लिए होप मिशन लॉन्च किया गया, जो विश्व का दूसरा ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगल पे अपना उपग्रह भेज दिया था। पहला देश कौन सा था? भारत। कौन था? भारत, जिसने पहली ही बार में अपना उपग्रह भेजा था। कौन सा? मंगलयान। उस किस रॉकेट से भेजा गया? PSLV C-25 रॉकेट से, ठीक है। आइए चलते हैं बाकी ऑप्शन पर। ताइवान फर्स्ट को मंगल ग्रह पे भेजकर चीन, ताइवान फर्स्ट को मंगल ग्रह पे भेजकर चीन ने अपना रोवर सफलतापूर्वक उतार लिया है, ठीक है। चीन का उपग्रह के लिए किसके लिए है? मंगल ग्रह के लिए, ठीक है, मंगल ग्रह के लिए। होप मिशन भी संयुक्त अरब अमीरात का है, UAE का मंगल ग्रह के लिए। और लॉन्ग मार्च 5BY जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो वहां पे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित तो हुआ, लेकिन वो क्रैश हो गया और वो वापस पृथ्वी की तरफ आने लगा, जिससे ये संभावना जताई जा रही थी कि वो जिस स्थान पे गिरेगा वो स्थान नष्ट हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात है कि ये समुद्र में जाके गिरा। ये भी किसका है? चीन का। महासागर निगरानी उपग्रह यह भी चीन का है। और ताइवान फर्स्ट मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है चीन के द्वारा, जिसका रोवर सफलतापूर्वक उतर गया। होप मिशन UAE का और मंगल ग्रह भारत का, जो 2013 में प्रक्षेपित किया गया, 2014 में पहुंचा। किस रॉकेट से? PSLV C-25 रॉकेट से। आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं। चलने से पहले मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि आपका सपना है, सपने आपके माँ बाप के हैं, उसको पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। इसीलिए अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दो, संघर्ष करना शुरू कर दो। संघर्ष आप शुरू कर दोगे तो आप देखोगे आपकी जिंदगी प्रतिदिन और बेहतर बननी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। DRDO ने हाल ही में कौन सी एंटी कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? कौन सी एंटी कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? DRDO ने। तो DRDO के बारे में आइए कुछ हम लोग जानकारी कर लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म कहते हैं, क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 को। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। तो DRDO है, तो इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को। कब हुई? DRDO से 11 साल बाद। इसका मुख्यालय बेंगलुरु और इसके अध्यक्ष के सिवान। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। एंटी कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च की है। आप लोगों ने सुना होगा 2DG के बारे में, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, अर्थात ये एक ग्लूकोज के जैसे है जो कोरोना में संक्रमित व्यक्तियों को उनके एंटीबॉडी को बढ़ाने के, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? 2DG
ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो क्या हम लोग का इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं बाकी ऑप्शनों के तरफ। स्पुतनिक वी किसकी वैक्सीन है? रूस की है। कहाँ की है? रूस की है, ठीक है। ये विश्व की प्रथम वैक्सीन थी, विश्व की प्रथम डबल डोज वाली वैक्सीन थी। तो एक डोज वाली वैक्सीन कौन सी विश्व की प्रथम बनी है? स्पुतनिक लाइट। कौन सी बनी है? स्पुतनिक लाइट। इसको भी रूस के द्वारा बनाया गया है। यह तो हो गया। स्पुतनिक वी यह भारत में अब आएगी, जिससे कोरोना के इलाज में हम लोग को आसानी होगी। कोरोना की वैक्सीन देने के लिए हम लोग के पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी भारत में। ऑप्शन सी कोविशील्ड को किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने। ये चारों की चारों वैक्सीन अब भारत में उपलब्ध होंगी। 3 वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी हैं और ये स्पुतनिक वी हाल जल्द ही में उपलब्ध हो जाएगी। आइए कुछ और वैक्सीनों के बारे में जान लेते हैं। सिनोफार्म कहाँ की वैक्सीन है? चीन की, जिसको WHO द्वारा, किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसको आपातकालीन स्थिति के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिससे चीन की वैक्सीन ये प्रथम वैक्सीन थी। कौन सी? सिनोफार्म। एक और वैक्सीन है जो बच्चों के लिए बनाई गई, 12+ बच्चों के लिए बनाई गई है। वो कौन सी है? फाइजर बायोटेक। किसके द्वारा बनाई गई है? किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा बनाई गई है फाइजर बायोटेक। यह भी बच्चों के लिए प्रथम वैक्सीन कौन सी थी? फाइजर बायोटेक, ठीक है। और युवाओं के लिए स्पुतनिक वी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। पहली बात तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है का? पहला क्वेश्चन यह है। ने ऑडियो विजुअल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। दिल्ली के द्वारा कौन सा? दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। क्या लॉन्च किया गया? ऑडियो विजुअल ऐप। अर्थात जैसे कि हम लोग MP3 सॉन्ग सुनते हैं ना, उसी की तरह इसमें जो संग्रहालय है इसमें भी इसको भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। चलिए तो इसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं। गुजरात में क्या है? खिलौनों का संग्रहालय। खिलौनों का संग्रहालय कहाँ है? गुजरात में खिलौनों का संग्रहालय, खिलौना संग्रहालय, ठीक है। गुजरात में खिलौना संग्रहालय। कर्नाटक में मैसूर और हुबली है, ठीक है। मैसूर और हुबली में क्या है? कर्नाटक में मैसूर और हुबली। मैसूर और हुबली में क्या है? रेलवे संग्रहालय। क्या है? रेलवे संग्रहालय, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। खिलौना संग्रहालय गुजरात में और रेलवे संग्रहालय मैसूर और हुबली में, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक कौन बने हैं? नामित निदेशक कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए है वंदिता कौर, ऑप्शन बी जोश जे कट्टर, ऑप्शन सी ऑसबॉर्न स्मिथ और ऑप्शन डी CD देशमुख। तो इसका सही हो जाएगा वंदिता कौर। वंदिता कौर बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के नामित निदेशक, ठीक है। हम आपके लिए ऑप्शन में बार बार रिवाइज इसलिए एक ही ऑप्शन में बदल के रिवाइज इसलिए कराते हैं, आपको जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं या आ चुके हैं वो आपको रिवाइज होते रहें, याद होते रहें, ठीक है। इसीलिए हमने ये ऑप्शन रखा है। जोश जे कट्टर RBI के कार्य निदेशक बने हैं, ठीक है। कार्य निदेशक, कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? जोश जे कट्टर। ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के फर्स्ट गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर। CD देशमुख बने हैं प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। और प्रथम गवर्नर कौन थे RBI के? ऑसबॉर्न स्मिथ। तो क्या हम लोग का इतना काम चलेगा? नहीं।
RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई? 1934 के अधिनियम से। किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से। इसका पहले मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता, ठीक है, कहाँ पे था? कोलकाता। और वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई। इसके स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। हर एक पॉइंट आप नोट करिएगा जो बतला रहे हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। इसका एकीकरण कब हुआ? 1949 को इसका एकीकरण हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। चलने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर अपने सपनों को पूरा करना है, आपके लिए दूसरा समय कोई भी नहीं आएगा। अपने सपनों को पूरा करना तो आपके लिए दूसरा समय नहीं आएगा। आपका जो समय चल रहा है इससे बेस्ट कोई समय नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप आपका लोड उठा के आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप भी थोड़ी मेहनत करो, और आप मेहनत जितना अच्छा करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है? किस राज्य ने, मान लीजिए कि जो कोरोना हुआ है, बहुत लोगों को कोरोना हो रहा है, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हो गई, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, बहुत से परिवार में जो जीविका चलाने वाले थे वो एक्सपायर हो गए। इसके तहत किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपये कोरोना से मरने वालों को देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें नहीं। तो दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। उसमें अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये, अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये, और जिनके घर में अगर जो जीविका चलाने वाले एक्सपायर कर गए हैं उनको भी 2,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। और जो बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, जो बच्चे के पिता माता एक्सपायर हो गए हैं, उनको 25 वर्ष तक 2,500 रुपये दिया जाएगा। ये किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, कोविवैन, ठीक है, कोविवैन, जिससे कोरोना के मरीजों को जो दूर दराज के हैं उनको ले आने और ले जाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, कौन सी? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, जिसके द्वारा कोरोना के संक्रमण में आयुर्वेदिक तरीके से उनका इलाज किया जाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने टेलीमेडिसिन योजना चलाई है। गोवा ने कोविड जीवन स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की है। किसने? गोवा ने। तो हम लोगों ने ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। आप लोग प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए और लिखिए। ये आपको परीक्षा में 1 नंबर, हमको उम्मीद है कि आप स्किप अगर नहीं करेंगे आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। शायद आपने जो स्किप किया वही अगर एग्जाम में आ गया आपका 1 नंबर छूट जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में रहे क्लैकेंट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे, ठीक है, चर्चा में रहे क्लैकेंट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे क्लैकेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी पौधा, और ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। तो क्या है क्लैकेंट? क्या है? ये मछली है। ये बीच में मानी जा रही थी कि ये विलुप्त हो चुकी है, इसका अस्तित्व मिट चुका है। जैसे डायनासोर का अस्तित्व मिट चुका है, वैसे ही क्लैकेंट नामक मछली का भी अस्तित्व मिट चुका है। लेकिन हिंद महासागर में, कौन से महासागर में? हिंद महासागर में इसको देखा गया है, जिससे ये चर्चा में रही है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। फेक बस्टर नामक डिटेक्टर को किसने बनाया है? ये फेक बस्टर होता क्या है? फेक बस्टर का मतलब जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाया या आपने कोई पर्सनल चैट किया, पर्सनल आईडी से कुछ किया, उस पे जो हैकर यूज करके उसमें कुछ एडिटिंग कर देते हैं, उस पर जो कार्रवाई की जाएगी उसका पता लगाने के लिए फेक बस्टर का उपयोग होगा। ये ऐप जो है बहुत ही बेस्ट है, ठीक है।
यह ऐप बहुत ही बेस्ट है। इसके तहत जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड कर दी कहीं पर, उसमें अगर कोई व्यक्ति एडिट करके या उसमें छेड़छाड़ करके परिवर्तन कर दे रहा है, उससे फेक बस्टर से पता लगाया जा सकता है ये बनाया किसने है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर बी IIT रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी। ए बी व सी दोनों। इसका सही कौन सा आएगा? डी व सी दोनों। तो मोनाश यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और IIT रुड़की और मोनाश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने मिलकर फेक बस्टर नामक प्रतिक्रिया ऐप शुरू किया, जिससे जो वीडियो एडिटिंग या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो रहे उसमें को पता लगाने के लिए इसको शुरू किया गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, आइए करंट अफेयर के आखिरी प्रश्न पे चले चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आज चलते हैं करंट अफेयर के आज के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये प्रश्न बन भी चुका है NTPC के एग्जाम में, जो कई महीनों तक चला, उसमें बन भी चुका है इसमें से प्रश्न, और ये हाल ही में चर्चा में था, इसलिए मैंने यहाँ से आज फिर प्रश्न बना दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी बीजिंग चीन, ऑप्शन सी टोक्यो जापान, और ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा? बीजिंग के चीन में होगा। यह तो हो गया 2022 में यहाँ पर होगा। कहाँ पर कब होगा? 2022 में विंटर ओलंपिक। तो 2020 में कहाँ हुआ था? 2020 में टोक्यो में होने वाला था, टोक्यो जापान में, लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते उसको निरस्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो 2022 में बीजिंग में, 2020 में टोक्यो जापान में होने वाला था, जिसको स्थगित कर दिया गया। और 2018 में कहाँ हुआ था? 2018 में प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुआ था। कहाँ पर? प्योंगचांग दक्षिण कोरिया। और 2024 में तब कहाँ होगा? 2024 में होगा पेरिस के फ्रांस में। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा डिवाइड करती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया को, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर, और कनाडा और अमेरिका को 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, ध्यान करिएगा, ये बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न। आइए दोस्तों अब चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चनों पे। उसमें हम लोग इन क्वेश्चनों के बाद हम लोग हार्ट के बारे में जानकारी करेंगे, और उसके बाद हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग लेकर कुछ अनुच्छेद चल रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो हम लोग आज लेकर चलेंगे इसके बाद हार्ट के बारे में। आप लोग स्किप नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 1 नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है। तो अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि वही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए और आप मिस कर जाओ, और आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने से चूक जाओ। तो चूकिएगा नहीं। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के पहले प्रश्न पर। भारत में डाक टिकट, कौन सी डाक टिकट व्यवस्था किसने शुरू की? तो किसने शुरू की? डलहौजी। किसने? डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने। किसने शुरू की? डलहौजी ने। तो डलहौजी की एक और पॉइंट है हड़प नीति। कब? कौन सी? हड़प नीति, जिसके द्वारा झांसी, लखनऊ और भी अनेक स्थानों को हड़पा गया था। हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, लखनऊ और भी अनेक स्थानों को हड़पा गया था। वहां पर बोला यह गया था आपके पास संतानें नहीं है, इसलिए आपको वंचित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह झांसी की रानी के बारे में जानते होंगे, वहां पर भी हड़प नीति लगाई गई थी। तो डलहौजी की एक हड़प नीति हो गई। दूसरा डाक टिकट व्यवस्था, और तीसरा जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह तो पूछा जाता है, उसके साथ साथ एक और नोट कर लीजिएगा,
1853 कब? 1853 में भारत में पहली रेल व्यवस्था चली गई। भारत में पहली रेल चली, भारत में फर्स्ट रेल चली। ठीक है, कब चली? 1853 में। किसके समय में? हड़प नीति के जन्मदाता डलहौजी के समय में। ठीक है, तो कहां से कहां से चली? मुंबई से ठाणे। कहां से? मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कौन सी? 1853 में भारत की प्रथम रेल। ये तो हो गया डलहौजी के विषय में। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला माना, नीति और लिपू लेक। ठीक है, लिपू लेक। कौन कौन से हो गए? माना, नीति, लिपू लेक। कहां के दर्रे हैं? उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, शिवकिला। ठीक है, शिवकिला से क्या आती है? गंगा नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा नदी निकलती कहां से? गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, तो कहां पे गिरती है? जाके बंगाल के खाड़ी के साइड में, सुंदरवन डेल्टा के साइड में गिरती है, गंगा और ब्रह्मपुत्री दोनों एक साथ मिलकर। ठीक है, तो किस नाम से वहां पे जानते हैं? मेघना के नाम से ये लोग गिरती है। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, यह अधिनियम कब आया? 2005 का अधिनियम है। ये परीक्षा में NTPC के मिनिमम कम से कम तो हमको लगता है कि 20 से 30 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और RTI राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। और RTE राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 का अधिनियम है। ठीक है, 2009 में राइट टू एजुकेशन और 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन। आइए इसी के साथ चलते हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण बिंदु हृदय पर, जो आज का हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों आज चलते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु हृदय पर। हृदय, जो इसको हम लोग हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और लवर लोग क्या कहते हैं? अरे भाई मेरा तो हार्ट टूट गया, मेरा दिल टूट गया। और लोग कहते हैं मेरा दिल जुड़ गया या टूट गया। अरे भाई दिल ऐसा थोड़े ना कि टूट जाएगा या जुड़ जाएगा, वो हमारा पंपिंग सिस्टम है। क्या है? पंपिंग सिस्टम, जो टूटता नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे ब्लड को पंप करता है, प्रेशर देता है। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने घर पे मोटर तो जरूर देखा होगा, मोटर, समरसेबल या हैंडपंप, नहीं तो ट्यूबवेल तो देखा ही होगा, जिससे क्या होता है कि जमीन से पानी को प्रेशर के द्वारा ऊपर खींच के हम लोग खेत में सिंचाई करते हैं, हम अपने उपयोग में लाते हैं। वैसे ही जो हमारा हार्ट है, ये क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है, उसमें ऑक्सीजन को मिलाता है और क्या करता है? ये CO2 या अन्य गैसों को बाहर कर देता है। तो हमारे ब्लड में क्या करता है? ये पंपिंग सिस्टम का कार्य करता है। तो हृदय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हृदय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हृदय कौन सा अंग है? हृदय कौन सा अंग है? तो कौन सा अंग है हृदय? हृदय परिसंचरण अंग है। कौन सा? परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण। अब ये परिसंचरण होता क्या है? परिसंचरण का मतलब कि कोई भी चीज अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, फिर वो सिकुड़ के अपने स्थान पे आ जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बलून, गुब्बारे में आप अगर एयर भरते हो तो गुब्बारा फूल के अपना साइज बढ़ा लेता है, फिर आप एयर उसका छोड़ते हो तो क्या करता है? वो अपना साइज में फिर आ जाता है। ये प्रक्रिया क्या करती है? परिसंचरण प्रक्रिया। तो हृदय का भी वही काम है। हृदय मान लीजिए कि आप लोग के हिसाब से जो आप लोग हृदय देखते हो, आप लोग का ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वैसा हम हृदय बना रहे हैं। ठीक है, तो हृदय के हिसाब, आपके हिसाब से ये हृदय है। अब ये क्या करेगा? ये परिसंचरण करेगा तो बढ़ेगा, यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, फिर ये अपने प्रक्रिया में एयर जब निकालेगा, आप लोग सांस लेते हो तो क्या होता है? आपने सांस लिया, हमारा चेस्ट फूला, उसके बाद आप सांस छोड़ते हो, सांस छोड़ा तो क्या हुआ? हमारा चेस्ट डाउन हो गया। तो वैसे ही आप जब ये परिसंचरण करता है तो क्या होता है? हृदय
हृदय में हवा बढ़ती है तो वो फूल जाता है, उसके बाद जब हवा निकलती है तो वो परिसंचरण के कारण सिकुड़ जाता है। यह प्रक्रिया हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो क्या होता है परिसंचरण तंत्र तो आपने जान लिया। उसके बाद हृदय आया है, तो हृदय के कितने पार्ट होते हैं, मानव के हृदय के कितने पार्ट होते हैं। मानव, मान लीजिए कि आपका हृदय है, ठीक है, इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, अलिंद और निलय। ठीक है, तो अलिंद क्या होता है, ऊपर की से, जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, यहाँ पर हमारा हार्ट है, हार्ट कहाँ पर होता है, बीच में। ठीक है, ये हमारा हार्ट होता है बीच में। वो क्या करता है, हम होता तो बीच में, लेकिन क्या होता है बाएं तरफ, हल्का सा बाएं तरफ होता है। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हार्ट होता है। ये क्या करता है, हमारे हृदय में क्या होता है, रक्त का आवाजाही किया जाता है। होता कौन कौन सा पार्ट है, अलिंद और निलय। ठीक है, निलय। लेकिन इसमें क्या कंडीशन क्या होती है, जैसे कि हम लोगों, ये हमारा हार्ट है, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, ये मनुष्य का हृदय है, हृदय में अलिंद हो गया और निलय हो गया। अलिंद में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त। इसके अंतर्गत ये क्या हो गया आपका दायां अलिंद, ये दायां, ठीक है, ये बायां। तो ऊपर का हिस्सा दायां अलिंद, नीचे का इसके साइड का हिस्सा बायां अलिंद, नीचे का दायां निलय और उसके साइड का बायां निलय। जैसे आप खड़े हो जाओ, आपने ये आपके चेस्ट पे मान लीजिए हार्ट है, तो इधर ये हिस्सा हार्ट का होता है, हो गया। इसमें ऊपर का हिस्सा क्या होगा, अलिंद। इसमें भी आपके दाएं हाथ की तरफ कौन सा अलिंद होगा, दायां अलिंद। दाएं हाथ की तरफ बायां हाथ की तरफ बायां अलिंद, दाएं हाथ की तरफ दायां अलिंद। नीचे की साइड निलय होता है, नीचे की साइड निलय, दाएं हाथ की तरफ दायां निलय, बाएं हाथ की तरफ बायां निलय। तो हम लोगों ने इसके पार्ट के बारे में जाना है। इसके कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 और 4। हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके कोष्ठक के बारे में जान लिया, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। दाएं, ये जो दायां अलिंद और दाएं निलय, जो दायां पार्ट होता है, इसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इस पार्ट में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त, कौन सा, अशुद्ध रक्त। और बाएं अलिंद या बाएं निलय में क्या बहता है, शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त। ये तो हो गया हम लोग का शुद्ध और अशुद्ध रक्त। कोई दिक्कत, चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हृदय का वजन कितना होता है। आप लोगों के हिसाब से तो 10 ग्राम का होता होगा, क्योंकि भाई 10 ग्राम का इसीलिए ना टूट जाता है, या 10 ग्राम का इसीलिए जुट जाता है, जुट के डबल हो जाता है 20 ग्राम का। ऐसा कुछ नहीं, हृदय का एवरेज कितना वजन होता है, 300 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 300 ग्राम। ये टूटता है, अगर टूटता ना इस तरह, तो रोज सैकड़ों लाखों लोग मर जाते, क्योंकि भाई जुड़ता भी बहुत जल्दी है, टूटता भी इन लोगों का बहुत जल्दी है। कहीं क्रश हुआ तो टूट गया, जुड़ गया, कहीं क्रश टूटा तो टूट गया। भाई यह हृदय है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हृदय का वजन 300 ग्राम। कौन सा अंग है, परिसंचरण अंग है। ठीक है, हृदय का स्थान हमने बताया फेफड़ों के मध्य, ये फेफड़ा है हमारा, फेफड़ों के मध्य हल्का सा बाएं की तरफ होता है। ठीक है, पूरा बायां नहीं, यहां पर नहीं कहिएगा, चेस्ट के मध्य में हल्का बायां तरफ। और किस आकार का होता है, आकार लिख लीजिएगा। तो कहां होता है, फेफड़े के मध्य हल्का बाएं। ठीक है, हल्का बाएं। आकार इसका कैसा होता है, आकार इसका होता है, ये हमारी मुट्ठी है ना, विष्ट है ना, मुट्ठी को क्या कहते हैं, विष्ट। ये विष्ट के आकार का होता है। कैसा, विष्ट के आकार का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बना दे रहे हैं आपके जानकारी के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा विष्ट हो गया। ठीक है, ये हमारी मुट्ठी हो गई। कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का इसका आकार होता है। तो इसका आकार कैसा होता है, विष्ट या मुट्ठी। ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा, विष्ट या मुट्ठी के आकार का होता है। इसके भाग कितने होते हैं, 4, अलिंद और निलय।
जिसको दायां अलिंद दायां निलय और बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त, बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त। इसका वजन कितना 300 ग्राम परिसंचरण अंग है। आकार इसका कैसा होता है, विष्ट के आकार। कहाँ पर होता है, फेफड़ों के मध्य हल्का सा बाएं साइड। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी तो कहते हैं हृदय के अध्ययन को। ठीक ना, हृदय का अध्ययन तो हो गया कार्डियोलॉजी। अगर इसका कोई विशेषज्ञ होता है, जैसे मान लीजिए कि हर रोगों के अनेक प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, उसी तरह हृदय का तो विशेषज्ञ होता है। आप लोगों ने देखा होगा हृदय विशेषज्ञ लोग क्या लिखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर लिस्ट उसमें कार्डियोलॉजिस्ट ईस्ट लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो उसका विशेषज्ञ है, उसके बहुत ही अच्छे जानकार हैं। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है, हृदय के अध्ययन को, उसके विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात प्रथम हृदय रोग विशेषज्ञ महिला कौन थी, डॉक्टर पद्मावती। नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, डॉक्टर पद्मावती, डॉक्टर पद्मावती। ठीक है, ये फर्स्ट हृदय विशेषज्ञ थी, फर्स्ट हृदय विशेषज्ञ महिला थी, ये फर्स्ट हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, फर्स्ट हृदय विशेषज्ञ महिला कौन थी, डॉक्टर पद्मावती। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी और हृदय के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है। आप सभी लोग जानते हो कि पल्मोनरी शिरा में, पल्मोनरी शिरा में, ठीक है, क्या बता है, शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा में हमेशा क्या बता है, शुद्ध रक्त। लेकिन पल्मोनरी धमनी में, ठीक है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। नोट करेगा, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, ये आप कंफ्यूजन आपको होगी। अगर पल्मोनरी धमनी आ जाए तो इसमें केवल क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त, और शिरा में सदैव, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध और पल्मोनरी शिरा में हमेशा हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी शिरा में, पल्मोनरी शिरा में क्या बता है, शुद्ध रक्त। यहां पर शुद्ध रक्त बता है। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध। ये दोस्तों चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। हम लोगों ने जान लिया है कि पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी शिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त। लेकिन केवल धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त, और शिरा में क्या होता है, सदैव अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे महत्वपूर्ण दिवस, मार्च के महत्वपूर्ण दिवस के प्रश्नों पर। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस कौन सा है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव, 1 मार्च को शून्य भेदभाव। ठीक है, 1 मार्च को क्या है, शून्य भेदभाव। और उसके बाद 15 मार्च को क्या है, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब है, 15 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। 23 मार्च को क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और हाँ, 15 मार्च को गौरैया दिवस। गौरैया, जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा ही होगा कि छोटी छोटी गौरैया होती थी, जो प्रदूषण के कारण अब समाप्त होने के कगार पर हैं, जिनको अब आप लोग कहीं पर भी नहीं देख पाते होंगे कि गौरैया पंछी होती थी, या नए जमाने के जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को गौरैया अब नहीं दिखेगी, शायद वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 15 मार्च को उपभोक्ता और विश्व उपभोक्ता दिवस और गौरैया दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, और 23 मार्च को मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
अब आइए चलते हैं अनुच्छेद, जो हम लोगों ने पढ़ा उसको पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत यानी इंडिया संघों का राज्य, अर्थात भारत जो है वो संघों का राज्य है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो संघ है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 में जिनका अस्तित्व नहीं है, जिन राज्यों का अस्तित्व नहीं है उनकी स्थापना और गठन। अनुच्छेद 3 में जिनका अस्तित्व है उनके नाम सीमा क्षेत्र में संसद के साधारण बहुमत से स्थापना या गठन। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जिनका जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन किए गए हैं वो संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में जब संविधान पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 8 में वह भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 9 में वे भारतीय जो किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले चुके हैं उनकी नागरिकता भारत में समाप्त होने जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अक्षय कुमार जिन्होंने कनाडा की नागरिकता ली है उनका भारत में नागरिकता समाप्त कर दी गई है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि उनकी नागरिकता तो समाप्त हो गई है फिर वो भारत में कैसे रह रहे हैं। उसका पॉइंट यह है कि वो अपने व्यवसाय के लिए यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 11 में संसद विधि बना के क्या कर सकती है। अनुच्छेद 11 में कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके लिए संसद विधि बना के उसके नागरिकता को समाप्त कर सकती है। आइए दोस्तों अब चलते हैं आज के अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 12 यह कहता है राज्य की परिभाषा। किसकी? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में न्यायालय को क्या कहा जाता है? न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी, ठीक है। न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कहा जाता है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के लिए। अनुच्छेद 14 में है कानून के लिए सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के लिए सभी लोग समान हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के लिए सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 13 में है कि न्यायालय क्या है? हमारे मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, ठीक है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है? न्यायालय। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का सजग प्रहरी। अनुच्छेद 14 में कानून सभी के लिए समान है। अनुच्छेद 14 में कानून सभी के लिए समान है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि हमारे देश में भेदभाव की बहुत ही बड़ी दुर्दशा है, हम लोग आपस में बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन कार्यों में समानता, ठीक है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। ये रिवाइज कर लें 12 से। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का क्या है? संरक्षक है। जैसे कि हम लोग का अगर कोई मूल अधिकार हनन हो रहा है तो न्यायालय उसका संरक्षक है। अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? समान है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अगर कोई गलती कर रहे हो या हम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कानून वही है और आपके लिए भी कानून वही है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है, अर्थात कोई भी किसी के लिए भेदभाव नहीं करेगा। अगर पुरुष को दिया जा रहा है कि अगर वो उसको अगर कोई कार्य करने पर मजदूरी दी जा रही है तो महिला को भी दी जाएगी, ठीक है। अगर पुरुष को कहीं पर जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता है तो महिला को भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन, जैसे कि कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन के एग्जाम में सभी को बैठने एग्जाम देने के लिए अवसर की समानता, या किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में सबको जाने की समानता, ठीक है, या कोई भी कार्य लोक नियोजन का कार्य करने के लिए सबको समानता का अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज हर्ट के बारे में जाना, उसके बाद अनुच्छेद के बारे में जाना और मार्च के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। इसके साथ आज हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, और हमको विश्वास है कि आप जल्द ही अपने माँ बाप को अच्छी खुशी के आंसू रुलाएंगे और उनको मिठाई खिलाएंगे, जिससे पड़ोसी का सिर झुक जाए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट के जरिए दीजिए, और उसके साथ साथ शेयर वहीं पर करिए जहां पर एजुकेशन सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही समाप्त है। जय हिंद, जय भारत।